नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यार, हमने जो आरएस इंटरव्यू के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करंट के मुद्दों की एक सीरीज हमने कल शुरू की थी। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो विधेयकों को मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया था उस पर आपने वीडियो देखा होगा। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि भारत में जो भाषा को लेकर विवाद होता है, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर विवाद हो गया, कर्नाटक में ऐसा विवाद देखा गया। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे अलग अलग वीडियो देखे होंगे, विशेषकर दक्षिण भारत के जहाँ पे हिंदी विरोध होता रहा है। तो आज इसी सीरीज की श्रृंखला में हम समझेंगे कि भारत में भाषा का विवाद क्या है, उसका इतिहास क्या है, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ वो किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी उसमें कमेटियाँ बनी, फिर जो त्रिभाषा फॉर्मूला जो अपनी पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला आया था वो क्या था, उसके बाद जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो त्रिभाषा फॉर्मूले में जो संशोधन किया गया था वो क्या था, दक्षिण के राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं बाद में संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि इसमें राजस्थानी जैसी भाषा को या कोई भी भाषा इसमें शामिल करते हैं तो इसके मापदंड क्या है। तो भाषा से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या मुख्य परीक्षा में, हमारे हिस्ट्री में भी एक टॉपिक है, पॉलिटी में भी एक टॉपिक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, तो उससे भी ये संबंधित है। तो आप पूरे मुद्दे को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुनना, सोचना और समझना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, अपना मुद्दा है भारत में भाषाई विवाद। जो आज़ादी के बाद हमारे देश में भाषा को लेकर जो विवाद देखा गया, चाहे वो राज्यों के गठन को लेकर हो, चाहे वो बच्चों में स्कूलों में पढ़ाने को लेकर विवाद हो, या किसी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर जो विवाद हो, या राजभाषा को लेकर जो विवाद हो, ये सब भाषाई विवाद हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि कौन सी हमारी राजभाषा होगी, इसको लेकर जो विवाद हुआ था वो विवाद क्या था। ठीक है, और त्रिभाषा फॉर्मूला जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, जो अपनी शिक्षा नीति में दिया गया था वो क्या था, पहले जो दिया गया था वो क्या था, अभी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया वो क्या था। और फिर हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है, लगातार चल रही है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप इसको पूरी, अगर इस हमारी क्लास को एक कहानी की तरह सुनोगे, समझोगे, तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो यही उम्मीद करता हूँ मैं कि आप पूरी इस हमारी इस जो ये क्लास है इसको एक कहानी की तरह देखोगे, सुनोगे और समझोगे। ठीक है, देखो, अब सबसे देखो कि हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला की। क्या त्रिभाषा फॉर्मूला, स्कूलों में बच्चों को कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, यह हमेशा से एक विवाद रहा है और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक त्रिभाषा फॉर्मूला है वो दिया गया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी त्रिभाषा फॉर्मूले को देखते हैं। देखो इधर देखना, देखो भारत में शिक्षा एक हमेशा केंद्रीय विषय रहा है। तो जो त्रिभाषा फॉर्मूला था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसने भारत में जो बहुभाषिक विविधता को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का, देखो भाषा किसी भी देश की, भाषा क्या होती है, भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है और भाषा किसी भी देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो हमारे भी जो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था उसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत को सांस्कृतिक रूप से एक किया जाए, जो भाषाई विविधता के कारण जो विरोध होते हैं उसको कम किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसी दिशा में प्रयास करने के लिए 1968 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई गई थी। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर, तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर, कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ही सबसे पहले थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को अपनाया। किसको, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को। ठीक है,
इस कोठारी आयोग ने ही सबसे पहले शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को ऐड किया। और अभी जो 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, इसको अधिक फ्लेक्सिबल, अधिक लचीलेदार, अधिक समावेशी बनाने की इसमें कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में अपन ये देखते हैं कि अपने मुख्य परिवर्तन क्या हुए। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी जो सिफारिश की गई थी 1948 से 1468 में, विभिन्न आयोगों ने, विभिन्न दलों ने इसकी सिफारिश की कि भाई पूरे देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 भाषा पूरे देश के बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। 1948 में राधाकृष्णन आयोग आया था, ठीक है, जिसकी सलाह पर अपन को पता यूजीसी की गठित की गई थी। ये राधाकृष्णन आयोग था, ये ही पहली समिति थी जिसने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ी जानी चाहिए। इससे बहुभाषी देशों के उदाहरण दिए, जैसे कहा कि भाई बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे बच्चों को माध्यमिक स्तर का मतलब क्या है कि 10वीं तक के क्लास के बच्चों को यहाँ पे अगर 3 भाषाएं पढ़ी जा सकती है, तो अपने इंडिया में भी पढ़ी जा सकती है, भारत में भी पढ़ी जा सकती है, और भारत में भी बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा सबसे पहले किसने कहा, तो सबसे पहले कहा राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, ये नाम याद रखना, राधाकृष्णन आयोग। तो सबसे पहले त्रिभाषा फॉर्मूले की सिफारिश किसने कर दी, राधाकृष्णन आयोग ने कर दी। उसके पश्चात देखो मुडलियार आयोग। मुडलियार आयोग कब आया, 1955 में। इसने क्या कहा, इसने जो राधाकृष्ण आयोग ने सिफारिशें की थी, उसी सिफारिशों को वापस दोहराते हुए कहा कि भारत में बच्चों को कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, भारत में बच्चों को 3 भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, और ये 3 भाषा पढ़ाना आवश्यक है। तो जो बात राधाकृष्णन आयोग ने की, वही मुदलियार आयोग ने 1955 में कही। ठीक है, फिर एक आयोग आया 1964 में, कोठारी आयोग। कौन सा आयोग आया, कोठारी आयोग। यही वो आयोग था जिसने त्रिभाषा जो फॉर्मूला था उसका एक फॉर्मल फ्रेमवर्क, एक औपचारिक ढांचा इसने तैयार किया। ठीक है, और ये माना कि भाई जो कोठारी आयोग है, इसने ये कहा कि भाई ये जो 3 भाषाएं हैं वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। और भारत में बच्चों को कितनी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। तो जो 3 भाषा फॉर्मूला था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, उसको फॉर्मल रूप किसने दिया, उसको फॉर्मल रूप दिया कोठारी आयोग ने। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, इसी कोठारी आयोग की सिफारिश पर नई 1968 में एक नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, इसमें इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को सबसे पहले औपचारिक रूप से अपनाया गया। ठीक है, और इसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से शामिल किया गया। किसको, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को। तो आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में ये था कि बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी है, चाहे वो राधाकृष्ण आयोग था, चाहे मुदलियार आयोग था, चाहे वो फिर कोठारी आयोग था, सबने यही बात की थी। लेकिन कोठारी आयोग ने जब 1968 में जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो इसको क्या कर दिया, फॉर्मल कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हिंदी भाषी राज्यों के लिए 3 भाषा पढ़ाने की बात की गई कि भाई जो कहा कि जो देश में राज्य थे उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। मैं आपको, आप इधर से देखना, मैं थोड़ा इंडिया का मैप बता के आपको समझा रहा हूं। जैसे ये अपना देश है, ये अपने इंडिया का एक तरीके से मैप है। तो कहा कि जो भारत है इसको 2 भागों में आप क्या कर दो, 2 भागों में आप डिवाइड कर दो। इससे ऊपर जो देश है वो क्या कहलाए, वो हिंदी भाषी राज्य कहलाए। क्या कहलाए, हिंदी बेल्ट के राज्य कहलाए, जो इससे ऊपर आपको दिख रहा है। और नीचे जो राज्य आपको दिखाई दिए वो कहलाए गैर हिंदी भाषी। तो ये जो राज्य थे जो उत्तर भारत में थे, वो उत्तर भारत के राज्यों को हिंदी भाषी राज्य कहा गया, और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनको गैर हिंदी भाषी राज्य कहा गया, गैर हिंदी भाषी
राज्य कहा गया। ठीक है, तो कोठारी आयोग ने इस तरीके से इंडिया के स्टेट्स को दो भागों में डिवाइड किया। एक जहाँ पे उत्तर भारत के वे राज्य जहाँ पे हिंदी बोली और पढ़ाई जाती है, और दक्षिण भारत के वो राज्य जहाँ हिंदी नहीं पढ़ी जाती, हिंदी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो इस तरीके से कोठारी आयोग ने क्या किया, भारत को दो भागों में या राज्यों को दो भागों में इस तरीके से डिवाइड किया। और इस त्रिभाषा फॉर्मूले में कहा गया कि भाई हिंदी भाषी राज्यों के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो हिंदी पढ़ाएंगे हिंदी भाषी राज्यों में बच्चों को, एक हम पढ़ाएंगे इंग्लिश, और एक हम पढ़ाएंगे क्या, एक हम पढ़ाएंगे कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या दक्षिण भारत की भाषा। तो दो भाषा पढ़ाने की बात की गई थी, कहाँ पे, हिंदी भाषी राज्यों के लिए। ये एक तो हिंदी पढ़ानी है, एक इंग्लिश पढ़ानी है, और कोई एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ानी है, जिसमें कोशिश ये करनी कि दक्षिण भारत की भाषा पढ़ानी है। लेकिन हो क्या रहा था, हिंदी भाषी राज्यों ने दो भाषा तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई, एक तीसरी भाषा के रूप में उन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि ये था कि भाई पढ़ाना तो आपको दक्षिण भारत की भारतीय भाषा में से कोई एक भाषा पढ़ानी है। तो ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोठारी आयोग ने रिकमेंडेशन सिफारिश की थी। ठीक है, फिर देखो गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए क्या कहा कि भाई आप एक तो आपकी वहाँ की जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे अपने तमिलनाडु में है तो तमिल है, कर्नाटक है तो अपने कन्नड़ है ना, केरल है तो वहाँ की जो भी है अपने कन्नड़, अपने तमिल, जो भी वहाँ की लोकल भाषा हैं, वो एक आपकी क्षेत्रीय भाषा पढ़ानी है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। दूसरी आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक पढ़ानी है, और तीसरा कहा कि अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ानी है। यानी कि वहाँ पे दक्षिण भारत के राज्यों को ये कहा गया कि आपको हिंदी पढ़ानी है, और उत्तर भारत के राज्यों को एक तरीके से ये कहा गया कि आपको भाई दक्षिण भारत के राज्यों की कोई एक भाषा पढ़ानी है। तो ऐसा करके एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि भाई आपको राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, भाषाई विविधता को सुरक्षित करना, और छात्रों को भारतीय बहुभाषिक समाज में सक्षम बनाना। जो बहुभाषी भारत की जो संस्कृति है उसके आदी बच्चों को बनाना, उसके अनुसार बच्चों को क्या करना, तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो त्रिभाषा फॉर्मूला आया था, इसको आप थोड़ा एक बार फिर से देखना। जो सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था, अब इसमें राज्यों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक कह दिया हिंदी भाषी राज्य, और एक कह दिया गैर हिंदी भाषी राज्य। ठीक है, राज्यों को दो श्रेणी बना दी। अब हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या कह दिया, 3 भाषा कह दी कि एक तो आपको हिंदी पढ़ानी है, एक अंग्रेजी पढ़ानी है, और एक कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ानी है। ठीक है, भारतीय भाषा पढ़ानी है। और इन्होंने ज़्यादातर इन स्टेट्स ने, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन्होंने इसके लिए जगह क्या अपना ली, संस्कृत अपना ली। ठीक है, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या कहा गया कि एक तो आपको क्षेत्रीय भाषा पढ़ानी है, एक आपको अपने अंग्रेजी, और एक आपको कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी पढ़ाने की बात कही गई, भारतीय भाषा। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सबसे पहले आया था 1968 में, उसमें इस तरीके की बातें कही गई थी। अब देखना आगे। फिर 1986 में जब नई नीति आई तो इसमें भी कोई जो नई शिक्षा नीति आई उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं गया। वो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1968 में कोठारी आयोग ने दिया था, वही उसमें क्या कर रहा, ज्यों का त्यों दोहरा दिया गया। कोई इसमें नया परिवर्तन या नया संशोधन 1986 की नीति में नहीं किया गया था। यानी कि अभी तक अपन इसकी टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले अपन ने देखा राधा कृष्णन आयोग आया, फिर अपन देखते हैं इसमें मुदलियार आयोग आया, फिर अपन देखते हैं कोठारी आयोग आया, और फिर जो 1986 में नई शिक्षा नीति आई
इन सब ने यही त्रिभाषा फॉर्मूला जो कोठारी आयोग ने दिया था, इसी की बार बार ये लोग सिफारिश कर रहे थे। अब देखो आगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, नई शिक्षा नीति, इसमें जो त्रिभाषा फॉर्मूला था, इसमें कुछ संशोधन करने की बात आपको, ये जब नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जब पब्लिश किया गया सबसे पहले, तो उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के लिए हिंदी एक तरीके से कहा गया कि आपको हिंदी पढ़ानी होगी। आपको पता है कि फिर दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया, तो फिर कहा कि भाई आप 8वें अनुसूची की कोई भी एक भाषा इसमें शामिल कर सकते हो। देखना बड़े ध्यान से, नई एजुकेशन पॉलिसी में भाषा को लेकर क्या प्रोविजन है, अपने इंटरव्यू में बहुत काम आएगा ये। देखो, 2020 की नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अधिक लचकदार और समावेशी तरीके से प्रस्तुत किया गया और कहा कि कोई भी भाषा किसी राज्य पर नहीं थोपी जा रही है। ठीक है, कि भाई किसी भी हम उत्तर भारत के राज्यों पर दक्षिण भारत की भाषा नहीं थोप सकते, दक्षिण भारत के राज्यों पर हिंदी की भाषा नहीं थोप सकते। कहा कि भाई हम किसी पर कोई भी भाषा थोप नहीं रहे। ठीक है, और ये कहा गया कि भाई हर स्टेट में कम से कम 2 भाषाएं, भारतीय भाषाएं आपको क्या करनी है, पढ़ानी है। ठीक है, और तीसरा कि कौन सी भाषा होगी, किस राज्य में, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा पढ़ी जाएगी, इसको चुनने की स्वतंत्रता उस राज्य की और छात्र की है कि छात्र कौन सी भाषा पढ़ना चाहता है और वो राज्य अपने छात्रों को कौन सी भाषा पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो उस राज्य, छात्रों और क्षेत्र को ये स्वायत्तता दी गई। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जो त्रिभाषा सूत्र था, इस त्रिभाषा सूत्र को क्या किया गया, और अधिक लचकदार बनाया गया। क्या बनाया गया? और अधिक लचकदार बनाया गया और अधिक समावेशी बनाया गया। ठीक है, और ये कह दिया गया कि भाई हम किसी पर कोई भाषा नहीं थोप रहे, लेकिन हाँ 2 भारतीय भाषा पढ़नी है और एक कोई भी विदेशी भाषा आपको पढ़नी है, और किस राज्य में कौन सी भाषा पढ़ी जाएगी ये निर्णय वो राज्य करेगा और वहां के छात्र करेंगे। देखो, 3 भाषा की बात इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी इसमें कही गई थी। क्या क्या 3 थी? तो पहली भाषा कहा गई कि भाई आपकी जो मातृभाषा है, कौन सी भाषा? आपकी जो मातृभाषा है या जो आपकी गृह भाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय कोई भी जो आपकी भाषा है जिसमें जिस भाषा को बोलते हुए बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वो भाषा आपको एक पहली भाषा पढ़ानी है कक्षा 5 तक। ठीक है, दूसरी भाषा कौन सी? कोई भी अन्य भाषा या कोई भी विदेशी भाषा जिसमें अंग्रेजी भी शामिल होगी, ये होगी। ठीक है, और तीसरी भाषा में इसमें कहा गया कि जो अन्य एक तीसरी कोई भी भारतीय भाषा होगी। क्या होगी? कोई भी भारतीय भाषा होगी। भारतीय भाषा में कौन सी होगी? तो कह दिया कि भाई जो 8वें अनुसूची में जो भाषाएं दे रखी है, उन 8वें अनुसूची में जो भाषाएं दे रखी है उनमें से कोई एक भाषा होगी। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी राज्यों का जो भाषा के आधार पर जो विभाजन था वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और कह दिया कि भाई 3 भाषाएं अब होगी। ठीक है, देखो कौन कौन सी 3 भाषाएं होगी। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में 3 भाषा कौन कौन सी होगी, तो इसको थोड़ा वापस देखना। तो 3 भाषा होगी। पहली भाषा तो होगी आपकी मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्र में बोली या पढ़ी जाती है। ठीक है, दूसरी भाषा कौन सी होगी? दूसरी भाषा होगी कोई भी एक विदेशी भाषा। विदेशी भाषा जिसमें अपन बता सकते हैं जैसे होगी इंग्लिश। ठीक, और तीसरी एक भाषा वो कौन सी सिखाई जाएगी? तो जो 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा, शामिल कोई भारतीय भाषा। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं इस तरीके से 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भारतीय भाषा। तो ये 3 भाषाएं इस तरीके से क्या होगी? अपने शामिल कर ली गई। एक तो मातृभाषा, एक विदेशी भाषा जिसमें इंग्लिश भी है, और तीसरा हो गया 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भारतीय भाषा। ठीक है, तो ये जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अपना त्रिभाषा फॉर्मूले में जो नई भाषाएं शामिल की गई है या उसमें जो परिवर्तन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। ठीक है, अब देखो इसको इधर देखना, लचीलेपन का प्रावधान, क्या फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है इसमें। एक तो भाषा परिवर्तन, बच्चा चाहे तो भाषा बदल सकता है, कक्षा 6 या 7 में एक या अधिक भाषाओं को बदल सकता है। ठीक है,
और वे तीनों भाषाओं को चाहे तो तीनों भाषाओं को पढ़ सकता है। तो ये बच्चे पर छोड़ा गया है कि अगर वो भाषा चेंज करना चाहे, क्या करना चाहे, अगर भाषा बदलना चाहे तो वह भाषा बदल सकता है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में छात्र है वो तमिल भी पढ़ सकते हैं, उसके साथ संस्कृत भी पढ़ सकते हैं या तेलुगु भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को भी चुन सकते हैं, वहां पे हिंदी पढ़ना अनिवार्य नहीं। तो यानी कि ये बच्चे पर निर्भर है कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, भाषा चेंज कर सकता है। जैसे हिंदी भाषी राज्य के कोई भी छात्र है तो वो चाहता तो बंगाली, पंजाबी या अंग्रेजी भी चुन सकता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है बच्चे को कि वो क्या कर सकता है, वो किस भाषा में पढ़ना चाहता है वो खुद चूज कर सकता है, खुद चुनाव कर सकता है। ठीक है, विदेशी भाषा के बारे में, इंग्लिश के बारे में क्या बता रखा है कि माध्यमिक स्तर पर छात्र चाहे तो कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन ये भाषाएं भी सीख सकते हैं। तो यानी कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि वो किस भाषा में पढ़ना चाहता है। तो इसमें मातृभाषा का क्या महत्व दे रखा है ये देखो। ठीक है, 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें मातृभाषा पर बड़ा जोर दिया गया कि भाई बच्चों को उसकी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, देखो 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर क्या दिया गया, बहुत जोर दिया गया। विशेषकर कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक जो शिक्षा का माध्यम है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, और वो चाहे तो उसको कक्षा 8 तक भी बच्चा जारी रख सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि भारत में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर जो पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है। ठीक, यानी कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कम से कम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भाषा का विवाद था वो लगभग पूरा खत्म कर दिया है। 3 भाषा का इसमें कह दिया गया कि एक तो आप पढ़ोगे 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा, ठीक है, और एक आप पढ़ोगे बच्चों को उसकी मातृभाषा, और एक उसमें आप बच्चों को पढ़ोगे कोई भी विदेशी भाषा जिसमें इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान था। ठीक है, आगे चलते। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था और भाषा को लेकर क्या विवाद था। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में जो भाषा को लेकर विवाद हुआ था वो क्या था, और उसको लेकर राज्यों का जो गठन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। इसको देखते हैं ध्यान से। देखो, स्वतंत्र भाषाई विवाद का विकास और पृष्ठभूमि, स्वतंत्र भारत के समय स्थिति 1947 में क्या स्थिति थी देखना। अब जब देश आज़ाद हुआ तो जब आपको पता है कि अलग अलग 565 के तकरीबन हमारे यहाँ रियासतें थी, इतनी सारी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया, एक अखंड भारत का निर्माण उस समय करने की कोशिश सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हमारे देश के राजनेताओं ने की। तो उस समय आप देखना कि हमारे यहाँ भाषाई विविधता कितनी थी। स्वतंत्रता के समय लगभग 1500 बोलियां बोली जाती थी, 1500 से अधिक। 15 प्रमुख भाषाएं थी इस देश में। राज्यों को देखो तो राज्य में, अब राज्यों में भी कोई एक भाषा ही नहीं थी सारे राज्यों में। कहीं तमिल में काम हो रहा था, कहीं तेलुगु में काम हो रहा था, कहीं कन्नड़ में काम हो रहा था, कहीं मलयालम में काम हो रहा था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार वहां पे क्या किए, वहां पे अपने राज्य बनाए। भाषा के आधार पर कोई राज्य बनाए नहीं उन्होंने। ठीक है, जैसे मद्रास में वो तमिल भी बोलते थे लोग, तेलुगु भी बोलते थे, कन्नड़ भी बोलते थे और मलयालम भी बोलते थे। तो अंग्रेजों को कोई यहाँ पे भारत को भाषाई रूप से एक करने का उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य शासन करना था। तो जो उनको प्रशासनिक सुविधा हुई उसी के अनुसार इन्होंने क्या किया, उसी के अनुसार इन्होंने अपना राज्य बनाए, राज्य का दर्जा दिया। भाषाई चेतना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखोगे कि भाषा एक प्रमुख मुद्दा बनती चली गई। ठीक है, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था देश में, आपको पता है कि जब 1895 में जब बंगाल के विभाजन की बात आई थी, ठीक है, तो भी अपने भाषाई पहचान की राजनीति शुरू हो गई। ठीक है,
बंगाल को बंगाली भाषी, गैर बंगाली भाषी, इस तरीके से भाषाई राजनीति वहाँ पे शुरू हो गई। यानी कि आज़ादी से पहले ही देश में भाषाई चेतना का संचार हो चुका था, लेकिन जब आज़ाद हुआ देश में तो देश में 1500 से अधिक बोलियाँ थी, 15 से अधिक भाषाएं बोली जा रही थी। और अंग्रेजों ने इस देश का जो विभाजन किया था वो भाषा के आधार पर ना करके अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने राज्यों का गठन किया था। अब देखना आगे। अब जब बात संविधान सभा में आई तो कि क्या किया जाए, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा हो या कौन कौन सी भाषाओं को संविधान में शामिल किया जाए या संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब ये विवाद संविधान सभा के सामने आया, ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1948 को एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया। पूज्य बाबा साहब ने कहा कि भाई जो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन है उसका इन्होंने समर्थन किया। एक बात बाबा साहब ने यहाँ पे की, आपको यहाँ दिख रही होगी, देखना। बाबा साहब ने एक बात कही कि भाषा एक प्राकृतिक सीमा है, यदि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाते हैं तो प्रशासन अधिक कुशल होगा। ऐसा बाबा साहब ने कहा था 1948 में। कहा कि भाई भाषा एक क्या है, भाषा एक प्राकृतिक सीमा है और अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अन्य नेताओं ने विरोध किया, लेकिन उस समय बाबा साहब तो चाहते थे, लेकिन अन्य जो नेता थे इन्होंने इसका विरोध किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे सरदार पटेल जी हो। इनका मानना था कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करेंगे तो इतनी अधिक भाषाएं कि हर जगह भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होगी। और दूसरा ये है, इससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको क्या होगा, उसको खतरा होगा। इसलिए जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग थी उसको उस समय जो धर आयोग था उसने स्वीकार नहीं किया। देखना, तो राज्यों के गठन के लिए जो मांग चल रही थी उसमें सबसे पहले 1948 में एक कमीशन का गठन किया गया, वो था धर आयोग। एसके धर इनका नाम था। तो धर कमीशन नियुक्त हुआ 17 जून 1948 को। ये डेट आरपीएससी कई बार पूछती है तो थोड़ा ध्यान रखना है। 17 जून 1948 को धर आयोग, और इसके अध्यक्ष थे एसके धर। इसका उद्देश्य क्या था, इसको ये देखना था कि क्या हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, क्या भाषा के आधार पर राज्य या पुनर्गठन की सुविधा का परीक्षण करना, ये इसका उद्देश्य था। सिफाई से तो इसने क्या क्या सिफाई से की देखना, इसने कहा कि राज्य प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बनाया जाना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर, ठीक है। और वही बात जो पंडित नेहरू और सरदार पटेल कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलेगा, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। भाषाई भावना शक्तिशाली है लेकिन व्यवहारिक और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। हाँ, भाषा वाला उस समय मुद्दा बड़ा इमोशनल था। कहा कि भाई ये इमोशनल मुद्दा तो है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो एक तरीके से इस पर क्या होगा, क्षेत्रवाद हावी रहेगा। इस कारण जो धर आयोग था इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, एक तरीके से इसको खारिज कर दिया और कहा कि प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर क्या किया जाना चाहिए, राज्य का गठन किया जाना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग थी वो अस्वीकृत हो गई, स्वीकार नहीं की गई। सार्वजनिक प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, विशेषकर मद्रास और महाराष्ट्र में। जब धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग नहीं की स्वीकार, तो अलग अलग जगह देश में क्या होने लगे, भाषा के आधार पर आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद जब राज्यों के गठन की मांग का मुद्दा सुलझ नहीं रहा था तो फिर एक जेवीपी बनी, जेवीपी कमेटी बनेगी, ठीक है। देखो जेवीपी में जे का मतलब क्या है, जे का मतलब है जवाहरलाल, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। तो ये
जो जेवीपी समिति बनी थी, इस जेवीपी समिति ने इसका काम क्या था कि जो धर आयोग की सिफारिश है उसकी जांच करना। धर आयोगों की सिफारिश की जांच करने के लिए 1948 में जेवीपी समिति बनी। 3 लोग थे। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। इसने क्या क्या सिफारिशें की, देखो कि भाषा के आधार पर तुरंत पुनर्गठन समय के अनुकूल नहीं है और इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा। कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, तो वही हमारी राष्ट्रीय एकता को क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को इससे खतरा होगा। ठीक है। लेकिन भाषाई राज्यों की मजबूत जनमानस को स्वीकार किया कि हाँ भाई, जनता चाहती है कि भाषा के आधार पर राज्य बने। लेकिन इसका परिणाम क्या था, कहा कि व्यवहारिक स्थिरता के नाम पर देरी, लेकिन मांग को दबाया नहीं जा सका। इन्होंने कहा कि हालांकि इन्होंने कोई अंतिम निर्णय इस तरीके से बताया नहीं, लेकिन ये इन्होंने भी वही बात की कि भाई अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को क्या है, खतरा है। अब जब ये बातें चल ही रही थी, लेकिन देश में तो जो भाषाई आंदोलन था वो गति पकड़ चुका था। भाषाई आंदोलन ने अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसी भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए 1952 में अपने जो पोटी श्रीरामुलु थे वो आंध्र प्रदेश में एक अलग तेलुगु भाषी राज्य के लिए क्या करने लगे, भूख हड़ताल करने लगे, आमरण अनशन करने लगे। पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के उस समय नेता थे। ये भाषाई राज्य गठन में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। पोटी श्रीरामुलु कौन थे, तो देखना, एक गांधीवादी नेता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और तेलुगु भाषा के प्रबल समर्थक। मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी अल्पसंख्यक थे, लेकिन तमिल लोग प्रभावित थे और तेलुगु के लिए एक अलग राज्य चाहते थे। यानी कि हो ये रहा था, ये जो मद्रास स्टेट था, जो मद्रास राज्य था, उस मद्रास राज्य में अधिकांश लोग थे वो तमिल भाषी थे। क्या थे, तमिल भाषी थे। और वहाँ पे जो तेलुगु भाषी लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। क्या थे, अल्पसंख्यक थे। तो ये कहा गया कि भाई जो अपने तेलुगु भाषी राज्य है उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए अपने अलग से आंध्र प्रदेश, एक अलग आंध्र राज्य बनाने की बात करते हुए पोटी श्रीरामुलु ने क्या कर दिया, हड़ताल शुरू कर दी। कब शुरू हुई, 19 अक्टूबर 1952 को ये आमरण अनशन शुरू हो गया। ठीक है। 58 दिनों तक ये लगातार अपने आंदोलन चला, इनकी भूख हड़ताल चली और 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु जी की डेथ हो गई भूख हड़ताल के कारण। ये डेट याद रखना, 15 दिसंबर 1952 को। इसका प्रभाव क्या हुआ, तो उनकी जैसे ही मृत्यु हुई तो वहाँ पे मद्रास में अलग तेलुगु भाषी राज्य के लिए जो आंदोलन था वो और अधिक तीव्र हो गया और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना वो बना अपना तेलुगु, अपने आंध्र। तो जब पोटी श्रीरामुलु जी की डेथ हुई तो वहाँ पे जो भाषा को लेकर जो मूवमेंट था वो और अधिक तीव्र हो गया, और अधिक तेज हो गया और सरकार को अंततः झुकना पड़ा। और पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना तेलुगु भाषी राज्य था, जिसकी घोषणा सरकार ने की थी 1 अक्टूबर 1953 को। ये डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1953 को इसकी घोषणा हुई और राज्य का नाम था आंध्र राज्य। देखो नाम आंध्र था। ठीक है। आंध्र का नाम बाद में आंध्र प्रदेश 1956 में किया गया है। इस समय ये राज्य बना था आंध्र। ठीक है। और इसका नाम आंध्र प्रदेश कब किया गया, 1956 में। आंध्र का नाम आंध्र प्रदेश किया गया 1956 में। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो राज्य पुनर्गठन आयोग, इस तरीके से भाषा का मुद्दा सुलझ नहीं रहा था। पोटी श्रीरामुलु जी की डेथ हो गई थी तो सरकार को दबाव में अलग आंध्र राज्य की मांग को स्वीकार करना पड़ा। फिर 1953 से 55 में एक आयोग आया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे अपन फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है। इसकी नियुक्ति हुई थी दिसंबर 1953 में, जब आंध्र राज्य बना था। तो उसके बाद जब अन्य राज्यों में भी ये मांग उठने लगी कि अन्य जगहों पर भी ये मांग उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, तब ध्यान रखना, तब ये अपने फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था, जिसका नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग।
तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष थे इसके फजल अली, ये IAS ऑफिसर थे। कौन थे? IAS ऑफिसर। और इसमें 2 सदस्य थे, एक थे KM पन्नीकर और एक थे HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये 2 लोग इसमें शामिल थे राज्य पुनर्गठन आयोग में। 2 नाम ये RPSC ने पूछ रखा है 2016 में, क्या क्या नाम था? KM पन्नीकर और एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। ठीक है, इन दोनों को इसमें क्या बनाया गया? मेंबर बनाया गया। 53 से 55 तक ये रहा। 2 वर्षों तक इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया कि कौन कौन से राज्य भाषा के आधार पर या किस आधार पर राज्य बनाया जाना ज़्यादा सही रहेगा देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी। तो फिर इसने एक सिफारिश की, इन्होंने भाषा को एक आधार स्वीकार किया। ठीक है, देखो मुख्य आधार नहीं, इन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊं। एक लाइन कही, ये लाइन अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि इस आयोग ने ये लाइन बोली, फजल अली आयोग ने या राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक बात कही, वो क्या थी? वो ये बात थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक बात कही, वो ये थी, क्या बात थी? वो ये थी कि भाषा एक आधार है। ठीक है, भाषा राज्यों के गठन का एक आधार है लेकिन एकमात्र आधार नहीं है। ठीक है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकता। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भाई अपने राज्यों के गठन के लिए भाषा एक आधार हो सकती है लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकती। ठीक है, कहा कि भाई जैसे और भी आधार है वैसे भाषा एक आधार हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। कहा कि हम अगर एक भाषा एक राज्य बना देंगे तो एक तो राज्यों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर वो हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी सही नहीं है। तो एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन कह दिया कि भाषा राज्यों के गठन का एक आधार है लेकिन एकमात्र आधार नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो इन्होंने 4 मुख्य कारणों की पहचान की, 4 आधार बताए राज्यों के गठन के। देखो ये 4 आधार कौन कौन से? अक्सर पेपर में यूं के यूं पूछ ले जाते हैं। ठीक है, एक भाषाई और सांस्कृतिक समानता, कि उस क्षेत्र की भाषाई और सांस्कृतिक समान होनी चाहिए, सांस्कृतिक समानता होनी चाहिए। भारत की एकता और अखंडता का वहाँ पे संरक्षण होना चाहिए और प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक विचार। ठीक है, और लोगों के कल्याण का प्रचार ये होना चाहिए कि भाई एक तो प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक रूप से वो क्षेत्र कुशल होना चाहिए या एक होना चाहिए, या आर्थिक या प्रशासनिक वहाँ पे फायदा हो, भारत की एकता और अखंडता का संरक्षण हो और भाषाई और सांस्कृतिक समानता होनी चाहिए। तो इस आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस तरीके से इसने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश कर दी। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी, तो याद रखना 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने की इसने सिफारिश की थी। ठीक है, ये याद रखना और ये 4 आधार भी ध्यान रखना। तो इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना जो 1 नवंबर 1956 को प्रभावी हुआ। ये डेट याद रखना, 1 नवंबर 1956। और इसी राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था, इसके द्वारा संविधान में 7वां संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और जो अनुच्छेद 3 और 4 थे उसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। अब देखो 14 राज्य बनाए गए थे, भाषा के आधार पर था लेकिन एकमात्र भाषा आधार नहीं थी। और हालांकि देखो इन्होंने सिफारिश तो ये की थी, सिफारिश तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने की थी, लेकिन बनाए कितने गए? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, जो 4 पुराना वर्गीकरण था कि राज्यों को भाग A, B, C और D में डिवाइड किया गया था, वो पुराना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और भाषा के आधार पर बनने वाले मुख्य राज्य ये थे आंध्रा, कर्नाटक, मराठी भाषा,
महाराष्ट्र, गुजराती भाषा गुजरात, पंजाबी भाषी पंजाब, तमिल भाषी केरल, उड़ीसा, ये ठीक है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया क्योंकि गुजरात में गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर कुछ राज्य बनाए गए ताकि भारत की क्षेत्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में ना हो। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। भाषा को एक आधार माना लेकिन कठोर नहीं, ठीक है। क्षेत्रीय पहचान को मान्यता तो दी लेकिन राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखा, ठीक है। और इस तरीके से अपने आधुनिक भारत की जो नींव है वो पड़ी। आगे देखते हैं। अब देखो, चलो ये मुद्दा तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब भाषा को एक आधार स्वीकार कर लिया और कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया तो ये मुद्दा तो शांत हो गया। लेकिन एक नया मुद्दा खड़ा हो गया कि राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो राजभाषा का सीधा सा मतलब है कि जो सरकारी कामकाज है वो उस भाषा में होंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्सरी। अब देखो संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे मैं आपको दो संवैधानिक प्रावधान बताता हूँ फिर आगे बताऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा वो हिंदी होगी और उसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि जो राजभाषा है वो क्या होगी, राजभाषा होगी हिंदी, ठीक है। राजभाषा हिंदी होगी और इस राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी होगी, लिपि होगी देवनागरी, ठीक है। देवनागरी लिपि होगी और इसकी भाषा हिंदी होगी। यह अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा का विकास करने का कर्तव्य किसका है, केंद्र सरकार का है। 344 क्या कहता है, इसमें 15 वर्ष की समय सीमा रखी गई कि आगामी 15 वर्ष तक हिंदी तो राजभाषा होगी लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। क्या रहेगा, अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा, ऐसा अनुच्छेद 344 में लिखा है। और ये बात 344 में लिखने का कारण क्या था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भाई तब तक हिंदी अपनी पूरी तरीके से भाषा के रूप में विकसित हो जाएगी और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी का उपयोग कम होने लगेगा और अंग्रेजी पूरी तरीके से हट जाएगी और हिंदी एकमात्र भारतीय राजभाषा रह जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजी का प्रभाव विशेषकर गैर हिंदी भाषी राज्यों में कम हो ही नहीं रहा था, कम हुआ ही नहीं। अब 1965 तक तो ये बात यहाँ पे कह दी गई थी कि भाई हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग रहेगा। लेकिन अब जैसे ही 1965 आया तो ये संकट क्या हो गया, ये संकट और गहरा गया और बड़ा हो गया। देखो अब 1965 जैसे ही आया, 1965 की तारीख जैसे ही नजदीक आई तो हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ पे, दक्षिण भारतीय राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसका जबरदस्त विरोध हुआ कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है। क्या किया जा रहा है, हम पर हिंदी थोपी जा रही है। कारण क्या, हिंदी को ये कहते थे कि इम्पोज्ड लैंग्वेज है, आरोपित भाषा है। हम ना तो कभी हमारी पीढ़ियां हिंदी बोलती थी तो अब हम हिंदी क्यों बोले, हिंदी को हम पर क्यों थोपा जा रहा है। इस तरीके से 1965 आते आते दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर क्या शुरू हो गया, एक विरोध शुरू हो गया। और कहा कि अगर अंग्रेजी, हम क्यों तीसरी भाषा अंग्रेजी पढ़े, कि इन्होंने कहा कि भाई हम क्यों हिंदी पढ़े, हमारे एक यहाँ की हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे तमिल है तमिलनाडु में, वो पढ़ रहे हैं हम, एक हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब हम हिंदी और क्यों पढ़े, ठीक है। तो कहा कि आप हम पर हिंदी थोप रहे हो, ठीक है। और इस तरीके से दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद ने जन्म लिया और एक द्रविडियन मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो गया। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत में क्या हो गया, शुरू हो गया, हिंदी विरोध के नाम पर, ठीक है। जो वहाँ पे डीएमके पार्टी थी, ठीक है, उस डीएमके पार्टी का उद्भव इसी हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद के दौर में हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो
अब तमिलनाडु में आप देखोगे कि वहाँ पे क्या मामला हो रहा था। तमिलनाडु में हिंदी विरोध की आंदोलन की जड़ें काफ़ी पुरानी थी। काफ़ी पहले से ये मुद्दा वहाँ पे हिंदी विरोध का आंदोलन धीरे धीरे पैर पसार रहा था। ठीक है, 1936 में क्या हुआ, जब सी राजगोपालाचारी वहाँ के क्या थे, अपने प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने हिंदी को अनिवार्य कर दिया। तब भी लोगों ने विरोध किया। ठीक है तो जब अपने हिंदी को अनिवार्य कर दिया राजगोपालाचारी ने, तो वहाँ पे 2 तमिल लोग शहीद हो गए। इस कारण जो गवर्नर लॉर्ड अर्स्किन थे, इन्होंने हिंदी को वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि उस समय की कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। यानी कि जब 1965 से पहले भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो चुका था और 2 तमिल वहाँ पे शहीद हो चुके थे। ठीक है, उससे पहले देखो, अब 1965 में जब ये आया कि भाई अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर समाप्त किया जा रहा है और दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है, तो वहाँ पे कई विरोध की छोटी छोटी घटनाएं देखी गई। जैसे मदुरई में दंगे शुरू हो गए। ठीक है वहाँ पे अपने गणतंत्र दिवस पर वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। 7 युवाओं ने आत्मदाह कर लिया, कई लोगों ने जहर खा लिया जब इनको पता चला कि हिंदी आरोपित की जा रही है, हिंदी थोपी जा रही है। ठीक है, हिंसा कई जगह आगजनी, लूटपाट, फायरिंग और लाठीचार्ज जैसी चीजें देखी गई। लगभग 1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोध करते हुए 70 से लेकर 150 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अलग अलग स्रोतों में अपन को अलग अलग दिखाई देती है। यानी कि जो हिंदी मूवमेंट आंदोलन था वो क्या है, वो तीव्र हो गया दक्षिण भारत में। देखो, एक तमिल भाषी व्यक्ति था चिन्नास्वामी, 27 साल का था और इसने 25 जनवरी 1965 को आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करना मतलब खुद में आग लगा ली। और आत्मदाह करते हुए इसने एक नोट लिखा कि तमिल की रक्षा के लिए मैं मरूंगा और एक दिन मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि वहां पे हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद किस स्तर पर था, कितने चरम स्थिति पर हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद वहां पे दिखाई दे रहा था दक्षिण भारत में। समझ रहे हो? अब देखो, जब इस तरीके से इतना गहरा विरोध वहां पे देखा गया तो एक एक्ट लाया गया, राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 में फिर उसमें संशोधन हुआ। ठीक है, ये राजभाषा अधिनियम 1963 जो 10 मई 1963 को पारित हुआ था, ये क्या था, इसमें ये था, बस इसमें ये कह दिया गया था कि भाई अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ क्या किया जा सकता है, अपने राजभाषा राज के प्रयोग के लिए इसको जारी रखा जा सकता है। यानी कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जो 15 वर्षों तक जारी था उसको, उसकी जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई और कह दिया गया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जा सकता है। संसद के कार्यों में भी अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी अपनाने वाले राज्यों के साथ संचार वहाँ पे भी अंग्रेजी अनिवार्य है, यानी कि जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे भी अंग्रेजी में काम होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में पारित हुआ और लाल बहादुर शास्त्री सरकार ने जब 1965 में दंगे हुए तो इस तरीके से संविधान में ये संशोधन किया गया और कह दिया गया कि भाई हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से इस मुद्दे का एक स्थायी समाधान, एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है, और क्या कहा गया कि अंग्रेजी का अनिवार्य प्रयोग, जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के लिए सहमत ना हो तब तक वहां पे अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। और हिंदी को एक संपर्क भाषा, एक लिंक लैंग्वेज, यदि एक राज्य हिंदी अपनाता है और दूसरा नहीं तो वहां पे अंग्रेजी अनिवार्य है। ठीक, कि एक दूसरे से संपर्क हो सके, इसलिए हिंदी एक लिंक लैंग्वेज के काम करेगी लेकिन वहां पे भी अंग्रेजी अनिवार्य है। ठीक है, और द्विभाषा सिद्धांत दिया गया कि वो जो भारत सरकार के अधिनियम या अधिसूचना आएगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आएगी। और आजकल तो आप देखते हो कि लगभग जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, वो उन सब भाषाओं में वो आती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, भारत एक बाइलिंगुअल यूनियन बन गया, यानी कि भारत में हर काम दोनों भाषाओं में होने लगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक, बाइलिंगुअल यूनियन बन गया, हिंदी अंग्रेजी का एक चिरस्थायी सा समझौता हो गया और दक्षिण भारत का जो डर था वो भी यहाँ से खत्म हो गया। इस तरीके से जो राजभाषा वाला मुद्दा था वो भी समाप्त हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर जो भाषा को लेकर विवाद है वो अभी भी बना हुआ है।
जैसे आप देखो बेलगाम सीमा विवाद, ये बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसकी समस्या है। देखना इसको पूरी कहानी को समझना बेलगाम वाले की, कि 1956 में राज्य पुनर्गठन का समय बेलगाम गांव में, तो बेलगाम ध्यान रखना बेंगलुरु के पास है। तो 1956 में बेलगाम को कर्नाटक में शामिल किया गया क्योंकि वहां कन्नड़वासी लोग ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन बेलगाम में क्या, काफी लोग अल्पसंख्यक थे लेकिन मराठी भाषा बोलते थे, ठीक है ना, जिससे महाराष्ट्र ने इसे अपना क्षेत्र बताया। लेकिन मतलब बेलगाम को लेकर विवाद हो गया, कर्नाटक कह रहा था कि हमारा है क्योंकि यहाँ पे कन्नड़वासी लोग अधिक है, लेकिन महाराष्ट्र कह रहा था कि यहाँ पे काफी अच्छी संख्या में मराठी लोग भी है, इसलिए ये क्षेत्र हमारा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला ये, ठीक है। दोनों राज्यों ने जुलूस और धरना दिया, कोई भी स्पष्ट मानदंड नहीं था, ठीक है। भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण में जटिलता आ रही थी, और अभी क्या स्थिति है, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला, और ये 70 वर्षों के बाद भी ये विवाद अभी भी बेलगाम वाला चल रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो, जब तमिलनाडु में हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद पनपा, जब तमिलनाडु में हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद पनपा, तो जब हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद वहां पे पनपा, तो एक एकल भाषा की नीति, यानी कि वहां पे जो भी सरकारें आई उन्होंने हिंदी के अलावा अन्य भाषा को प्रमोट करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है। एकल भाषा नीति अपनी इन्होंने क्या कहा, तमिलनाडु ने कभी भी त्रिभाषा फॉर्मूले को नहीं अपनाया, आज तक नहीं अपनाया, वो दो ही भाषा पढ़ाते अपने यहाँ, इंग्लिश और तमिल, ठीक है। इसके बजाय वो द्विभाषी नीति जो तमिल और इंग्लिश है उसी का पालन करते हैं, ठीक है। और हिंदी को भाषाई साम्राज्यवाद बढ़ाया और कहा कि भाई आप जो हिंदी हम पे थोपी जा रही है, इससे भाषाई साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से भाषाई साम्राज्यवाद है, और 1965 के आंदोलन का ऐतिहासिक प्रभाव है, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो तमिलनाडु में आज भी ये दो भाषाएं पढ़ी जाती है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये पूरी कहानी अपन को क्या दिखाती है, क्या समझाती है, वो ये समझाती है कि भाई जन आंदोलन में बड़ी शक्ति होती है। सरकार मान नहीं रही थी, लेकिन पोटी श्रीरामुलु के जन विद्रोह ने सरकार को मजबूर कर दिया कि एक अलग तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी कि एक बात की पता चली कि भारतीय लोकतंत्र में जो जनता की आवाज है वो सर्वोच्च है, ठीक है। संवैधानिक लचीलापन, और कहा कि हमारे यहाँ पे संवैधानिक लचीलापन भी है, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। बहुभाषी सहिष्णुता का भी पता चला, ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? 8वीं अनुसूची के बारे में। आपको पता है कि हमारा जो संविधान था उसमें भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने के लिए क्या किया गया, अपने संविधान में 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसमें पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई वो विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। देखना कौन कौन सी भाषाएं हैं। 14 भाषाएं तो 1950 में थी, यानी कि मूल संविधान में थी। किसमें थी? मूल संविधान में। ठीक है। 1967 में एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये जोड़ी गई 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली ये जोड़ी गई 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो ये याद रखना, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, सिंधी 67 में, 67 से सिंधी याद रखना, 67 बराबर सिंधी। ठीक है। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक, नमक जोड़ा गया 1992 में। और बदमाश, BDMS, बदमाश, ठीक है, ये अपने कब जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 2002 में जोड़ी गई, 2003 में जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 2011 में उड़िया का नाम चेंज करके क्या किया गया? उड़िया का नाम चढ़ के ओडिया किया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। 96वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। आप कहोगे कि सर 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 8 बात जोड़ दी गई, 22 भाषा तो इसमें शामिल कर दी गई, फिर भी भाषा को लेकर क्या अभी भी कोई विवाद है? बहुत विवाद है। अभी भी 38 भाषाएं ऐसी है, जैसे अपने भोजपुरी है, राजस्थानी है, तुलु है, मैथिली है, ये लोग जो बोलते हैं ये कह रहे हैं कि हमें 8वीं अनुसूची में शामिल कर रहे हैं। जैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, वैसे ही जो भोजपुर वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि भोजपुरी शामिल हो जाए, ठीक है। जो मैथिली है वो चाहते हैं मैथिली शामिल हो जाए, ठीक है। तो अभी भी 38 से ज़्यादा ऐसी भाषाएं जो शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब माप करने का कोई स्पष्ट क्राइटेरिया, कोई मापदंड है नहीं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 344(1) और 351, और ये भाग 17 में संबंधित है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब इसका 8वीं अनुसूची जोड़ने का उद्देश्य क्या था? 8वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी हमारे संविधान में? ताकि भाषाई विविधता की मान्यता रखी जा सके, भारत की बहुभाषिक प्रकृति को इसमें क्या किया गया? स्वीकार किया गया। सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को क्या रखा गया? सुरक्षित रखा गया, उसका प्रोटेक्शन किया गया। समान महत्व है, सभी भाषाओं को, अपनी भाषाओं को समान गरिमा, इक्वल डिग्निटी मिले, इसलिए सबको शामिल किया गया है। हमारा राष्ट्र यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता के एकता के मंत्र को आगे लेकर बढ़े, इसलिए इतनी सारी भाषाएं इसमें शामिल की गई। आप कहोगे कि सर ये 8वीं अनुसूची में शामिल करने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो भारत सरकार के जितने भी सूचनाएं आती है वो अपन को उस भाषा में मिल जाती है। UPSC के अगर अपन पेपर दे रहे हैं तो अपन को वो भाषा भी एक मिल जाती है, ठीक है। तो मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थी। मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये 14 भाषाएं उसमें थी। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, देखो हिंदी मूल संविधान में थी, ध्यान रखना, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया और पंजाबी, ये। इसके अलावा संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, 4 ये हो गई, और 8 ये हो गई। ये 14 भाषाएं अपने मूल संविधान में थी, ठीक है। अब बाद में 21वां संविधान संशोधन किया गया और उससे एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। कारण क्या था? अपने पार्टीशन के बाद सिंधी भाषी जनसंख्या भारत में, क्योंकि जो सिंध वाला प्रदेश है ना वो पाकिस्तान में चला गया। आप पाकिस्तान का नक्शा देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से उसका नक्शा मिलेगा आपको। वहाँ पे, यहाँ पे ही आपको पंजाब वाला क्षेत्र दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे ही आपको सिंध वाला एरिया दिखेगा, और इसके बाद यहाँ पे बलूचिस्तान वाला है। हालांकि ये तो बलूचिस्तान काफ़ी लंबे समय से अलग होने की मांग कर रहा है, और ये KP के खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो ये 4 स्टेट है, उसमें ये वाला जो सिंध वाला भाग है ये पाकिस्तान में चला गया था उस समय, लेकिन कुछ सिंधी भाषी लोग हैं वो हमारे देश में रह गए थे, इसलिए संविधान में ये जोड़ा गया, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, MP में महत्वपूर्ण जनसंख्या रह गई। पहली बार 14 भाषाओं के अलावा किसी भाषा को जोड़ा गया। फिर देखो 71 संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? ये नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी, कोंकण क्षेत्र, कोंकण तट का आपको पता होगा, आपने मैप में देखा होगा अक्सर। जैसे ये अपना दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये यहाँ पे गोवा है, गोवा के पास जो तट है उसे बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। तो ये कोंकणी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, और नेपाली सिक्किम और दार्जिलिंग में बोली जाती है। तो ये पहली बार था कि संविधान संशोधन के साथ 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, ठीक है।
फिर 92 में संविधान संशोधन और 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये संविधान संशोधन हुआ था ना, ये सर्वसम्मति से हुआ था, जो कि दुर्लभ है। फिर 96 संविधान संशोधन द्वारा जो अपने एक जो नाम था ओरिया, जो संविधान में एक भाषा थी ओरिया, ठीक है, 8वीं अनुसूची में उसका नाम चेंज करके क्या किया गया, ओडिया किया गया। ठीक है, ओडिया किया गया, ये याद रखना है, यानी कि ओरिया को ओडिया में चेंज किया गया। कारण क्या था, ओडिशा सरकार ने इसका अनुरोध किया था और ओडिशा की विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ भाषाएं जैसे भोजपुरी को लेकर भी लगातार विवाद होता रहता है कि भोजपुरी को भी उसमें शामिल करने की मांग की जाती है। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई ये भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, बिहार में, यूपी में और मध्य प्रदेश में, तीनों जगह बोली जाती है, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। और ये इसके 50 से 80 मिलियन तक लोग इसके वक्ता है। ठीक है, और मॉरिशस और नेपाल में इसको आधिकारिक भाषा की मान्यता दे रखी है, तो भारत में क्यों नहीं है। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई 80 मिलियन से अधिक भारतीयों के द्वारा बोली जाती है, मॉरिशस में और नेपाल में ये आधिकारिक भाषा है, तो भारत में इसको मान्यता क्यों नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भोजपुरी की मांग को सबसे पहले 1971 में जो सीपीआई सांसद थे भोगेंद्र झा, इन्होंने सदन में बिल प्रस्तुत किया, लेकिन इनकी मांग को खारिज कर दिया गया। 2020 में सरकार ने कहा कि हम इसके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे, सकारात्मक कदम उठाने की घोषणा की। और 2025 में जब अपने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ संतोष पटेल के नेतृत्व में, तो अब किसी भाषा को शामिल करने पर सरकार ने कहा कि भाई इसका कोई, देखो एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका कोई एक फिक्स मापदंड नहीं है कि किस भाषा को शामिल करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए ये दिक्कतें आती रहती है। ठीक है, जैसे राजस्थानी को घोषित करने की मांग भी लगातार चलती रहती है कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को शामिल किया जाए। हम भी इसके 12 से 15 मिलियन लोग हैं जो राजस्थानी बोलते हैं। ठीक है, आपने तो देखा होगा कि जब राजस्थानी भाषा दिवस आता है या जब राजस्थानी स्थापना दिवस आता है, तो पूरे राजस्थान में ये मांग करने के लिए एक तरीके से रैलियां और कार्यक्रम होते हैं कि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, देखो राजस्थानी को क्या है कि हिंदी की एक बोली मान लिया गया है और अलग अलग सांस्कृतिक पहचान। देखो राजस्थान के लिए एक दिक्कत क्या है कि आप राजस्थानी आप देखोगे तो हम देखते हैं कि इसकी मारवाड़ी, हाड़ौती, डुंडाड़ी, खेरवाड़ी, है ना, अलग अलग इसकी बोलियाँ है, हाड़ौती, है ना, बागड़ी। अब सबसे बड़ी काम जो इसमें करने की आवश्यकता है ना कि एक अलग अलग भाषा के एक्सपर्ट्स को या प्रोफेसर्स को बिठा के इसकी जो शब्दकोश है इसको और अच्छा करने की, एक जो यूनिक शब्दकोश है उसको तैयार करने की और अधिक ज़रूरत है, जिसमें उस शब्द के अर्थ को राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में क्या बोला जाता है वो भी उसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 2020 को राजस्थानी को अलग भाषा के रूप में मान्यता दी और 2010 के बाद ये व्यवस्थित दबाव सरकार पर देखा गया। एक तुलु भाषा बोलने का भी, तुलु भाषा को भी मतलब होता है कि इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, इसको बोलने के भी अपने 1.5 से 2 मिलियन लोग हैं और ये कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, केरल के कुछ भागों में बोली जाती है। विशेषता क्या है, तो ये द्रविड़ भाषा है और 12वीं सदी से इसका साहित्य मिलता है और ये एक तरीके से लुप्तप्राय भाषा है। ठीक है, इसको सांस्कृतिक अकादमी की मान्यता तो मिल रखी है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अन्य कई भाषाएं जिनको शामिल करने की मांग लगातार चल रही है। ठीक है, जैसे मैथिली, ये तो है ही है। अब अंगिका ये बिहार और झारखंड में बोली जाती है भाषा अंगिका। मगई ये बिहार में बोली जाती है। पवारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में बोली जाती है। बंजारा अपने ये राजस्थान, गुजरात में। खासी मेघालय और असम में बोली जाती है। मुंडारी झारखंड में और गोंडी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 38 भाषाओं की मांग है वो भी क्या है, लंबित है। ठीक है, अब कोई भी भाषा इसमें शामिल करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है
कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई फिक्स मापदंड तो है नहीं संविधान में बनाया हुआ। ठीक है, तो संविधान में कोई भी निश्चित मापदंड, फिक्स क्राइटेरिया परिभाषित नहीं कि किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। समितियों ने इसके लिए प्रयास किया, जैसे पौवा समिति बनी 1996 में, सीमाकांत मोहपात्रा समिति बनाई, इन्होंने भी प्रयास किया लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। ठीक है, कारण क्योंकि भाई राजनीतिक दबाव रहता है ना, कितने वक्ता है ये सही से पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, कौन सी भाषा है कौन सी बोली है इसका निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है, उस भाषा की साहित्य परंपरा कैसी इसका पता लगाना मुश्किल है, और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या है इसका पता लगाना भी मुश्किल है। इसलिए एक कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी एक मापदंड तय नहीं हो पाया है कि कौन सी भाषा है वो उसकी शामिल होने वाली भाषा है। ठीक है, तो ये सब हमने सारी चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ें देखी और सारी चीज़ें समझी। मैं आपको संक्षिप्त में एक बार सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी है, जो समझी है, वो जानी है, वो एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा को लेकर जो विवाद, त्रिभाषा फॉर्मूला है वो क्या है, पहले क्या था अब क्या है, क्या अब ये सच में विवाद होना चाहिए? तो आपको बोलना है कि सर अब ये विवाद का कोई कारण बचा नहीं है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हमने भाषा के संकट को काफ़ी हद तक दूर कर लिया है, और उसमें जो नई ट्री लैंग्वेज फार्मूला की जो पहली जो समस्या थी उसको हमने कैसे दूर किया वो आपको बताना है। फिर राज्यों को में जो भाषा को लेकर विवाद होता है उसको कैसे सुलझाया गया, कौन कौन से आयोग आए, कौन सी कमेटी ने क्या सिफारिश की, वो भी अपन ने बड़े डिटेल से, बड़े ध्यान से इसमें पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, और बाकी सारी चीज़ें अपन ने देखी। फिर मैंने राजभाषा को लेकर जो विवाद हुआ, हिंदी विरोधी राष्ट्रवाद का उदय जो दक्षिण भारत में हुआ वो बताया। ठीक है, और तमिलनाडु में जो विशेषकर विद्रोह हुआ वो बताया। फिर मैंने आपको 8वीं अनुसूची, उसमें शामिल भाषाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी भाषाओं को शामिल होने की मांग और चल रही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो सब चीज़ें मैंने आपको सिलसिलेवार बताई, एक एक करके बताई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी और जानी और समझी। अपनी इसी सीरीज में आप लगातार हमारे साथ बने रहना, आपको और सारी चीज़ें ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये RS कारवां 27 से 30 नवंबर, जिस पर अभी 20% डिस्काउंट सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है, तो आप ले सकते हो। RS कार्निवल, और देखो जो निर्मल बैच है वो 12,000 रुपये का है, जो स्टैंडर्ड फीस है और प्राइम फीस है वो 17,000 की है, 17,600। और ये जो समग्र बैच है वो 16,000 का है, और प्राइम बैच है 20,800 का। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने देखा भारत में भाषाई विवाद क्या क्या है, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्या हुआ, राजभाषा विवाद क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, और 8वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, ये सब देखा, और फिर मैं आपको एक बार फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूँ जो अपन ने पढ़ा है। फिर मैंने आपको बताया कि ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या था, कहाँ से आया, कैसे था। फिर मैंने जो अलग अलग आयोग थे, राधा कृष्ण आयोग, मुरलियार आयोग, कोठारी आयोग, ये पढ़ा। फिर हिंदी भाषी राज्यों के लिए 3 भाषा कौन कौन सी थी, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए कौन कौन सी थी वो बताई। फिर 1986 नीति में कोई चेंज नहीं किया गया था। फिर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें मैंने आपको चीज़ें बताई, 3 भाषा कौन कौन सी थी, ये मातृभाषा, विदेशी भाषा और अन्य शामिल कोई भी भाषा। और मातृभाषा का महत्व क्या था ये देखा। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ वो देखा। फिर धर आयोग, JVP समिति, पोटी श्रीरामुलु का आमरण अनशन, और उसके बाद अपन ने देखा कि जो सरकार ने अलग आंध्र राज्य बनाने की जो घोषणा की थी वो। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भाषा एक आधार हो सकती है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, खारिज कर दिया। ठीक है, फिर देखो 4 मुख्य कारण बताए थे इसने,
और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम और ये सब चीज़ें अपन ने देखी, और फिर 8 अनुसूची के बारे में देखा, और फिर आपको अभी सभी बैचेज पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।